व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो फाइनली बहुत से स्टूडेंट्स और जो डेवलपर्स हैं वो मुझसे कंसर्न कर रहे थे कि हमें नेस्ट जेएस जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है और हम इसमें एज़ सून एज़ पॉसिबल कैसे हम इसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है या उन डेवलपर्स के लिए होने वाली है जिनको बेसिकली बिल्कुल भी बैक एंड डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है और वो बहुत जल्दी बैक एंड डेवलपमेंट को लेकर जो है चीज़ें स्टार्ट करना चाह रहे हैं, स्पेशली विद नेस्ट जेएस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग सिर्फ 2 ही स्लाइड्स डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बेसिकली थ्योरेटिकल होने वाली है। इसके अंदर हम कोई कोडिंग वगैरह नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ थ्योरी डिस्कस करेंगे और ये उन डेवलपर्स के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो बेसिकली बहुत जल्दी से नेस्ट के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है ना वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी सेकंड स्लाइड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को जो है ना 2 डिफरेंट सेक्शंस में ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, तो एक सेक्शन बेसिकली कॉमन का है और दूसरा सेक्शन बेसिकली जो है वो नेस्ट जेएस का है। ठीक है, अब कॉमन के अंदर बेसिकली मैंने वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो आपको आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है, डजेंट मैटर आप नेस्ट जेएस को इस्तेमाल करें या स्प्रिंग बूट को इस्तेमाल करें या पीएचपी के किसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करें। ठीक है, या पाइथन के किसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करें, डजेंट मैटर, आपको बेसिकली ये कॉमन चीज़ें और लाजमी आनी चाहिए। चाहे आप पाइथन के साथ काम कर रहे हैं, जावा के साथ काम कर रहे हैं या नेस्ट जेएस के साथ काम कर रहे हैं या किसी भी फ्रेमवर्क के साथ काम कर रहे हैं, आपको ये कॉमन चीज़ें उन तमाम प्लेटफॉर्म्स में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपके लिए समझ लें कि एक किस्म का फ़र्ज़ हो गया, ये नेसेसरी है, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है अगेन आपको रेस्ट एपीआईज़ के बारे में आइडिया होना चाहिए और इसी तरीके से ग्राफक्यूएल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का सवाल होगा कि सर रेस्ट एपीआईज़ और ग्राफक्यूएल के अंदर बेसिकली हम किस चीज़ को चूज़ करें। तो मेरा आप लोगों को सजेशन ये होगा कि डिपेंडिंग ऑन बिजनेस यूज़ केस। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आता है या कोई कल को डेवलपर जो है वो हायर करता है और आपको कहता है कि मुझे जो है वो ग्राफक्यूएल के थ्रू एपीआईज़ चाहिए, तो आपको ग्राफक्यूएल की स्किल आनी चाहिए। ठीक है, अगर वो कहता है कि मैं ग्राफक्यूएल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे सिर्फ रेस्ट एपीआईज़ चाहिए, तो आपको बेसिकली रेस्ट एपीआईज़ भी आने चाहिए। ठीक है, डजेंट मैटर कि आप कौन सा बैकएंड फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपको रेस्ट एपीआईज़ के बारे में और ग्राफक्यूएल के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज़ें बहुत इन डिमांड हैं। विदाउट दिस आप बैकएंड टेक्नोलॉजीज़ पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से आप एट अ टाइम किसी एक चीज़ को चूज़ कर रहे होंगे, या तो आप रेस्ट एपीआईज़ लिख रहे होंगे या आप ग्राफक्यूएल के साथ काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि अगर आप बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो है वो रेस्ट एपीआईज़ के थ्रू स्टार्ट करें एंड मूविंग ऑन आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्राफक्यूएल को भी फिर टाइम टू टाइम आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ये 2 वो टेक्नोलॉजी जो बेसिकली आपको हेल्प करती हैं बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन से जो भी बैक एंड को रिक्वेस्ट आ रही होती है, या तो वो थ्रू रेस्ट एपीआईज़ आएगी या आप ग्राफक्यूएल इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको लाजमी आनी चाहिए। इसी पॉइंट पे जो है ना वो आपको डेटाबेसेस की नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक बैक एंड की एप्लीकेशन जो है वो विदाउट डेटाबेस अधूरी होती है। विदाउट डेटाबेस आप उसको नहीं बना सकते। आपको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर आपको डेटा स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको इस केस में डेटाबेस की नॉलेज भी चाहिए होती है। और अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सर कौन से डेटाबेस को टारगेट किया जाए। ठीक है, तो मेरे नज़दीक अगेन ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और क्लाइंट कौन से डेटाबेस को चूज़ करना चाह रहा है। ठीक है, तो आपके पास डेटाबेसेस 2 तरह के होते हैं, एक एसक्यूएल होता है और एक नो एसक्यूएल होता है। एसक्यूएल के अंदर बेसिकली हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं और नो एसक्यूएल के केस में हमारे पास डेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं होता, वो आपको बिल्कुल एक लेवरेज प्रोवाइड कर देता है कि आप डेटा को किसी भी तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल की कैटेगरीज के अंदर हमारे पास पोस्टग्रो एसक्यूएल है और माई एसक्यूएल है, डिपेंडिंग जो आप को अच्छा लगे। अगर आप मेरे नज़दीक तो यहाँ पर अगर आप कोई भी एक डेटाबेस पढ़ लेते हैं, चाहे वो पोस्टग्रेस हो या चाहे माई एसक्यूएल हो, तो आपको मेरे नज़दीक दोनों ही तकरीबन आ जाएंगे, क्योंकि तकरीबन दोनों मिलते जुलते ही हैं। बस इनकी जो एसक्यूएल की क्वेरीज़ का लिखने का थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें यहाँ पर सेम है। ठीक है, और इसी पॉइंट पे अगर आप नो एसक्यूएल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे जहन में आता है मोंगो डीबी। ठीक है, तो मोंगो डीबी अगेन एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है और ये बहुत इन डिमांड है। तो आपको एटलीस्ट इन डेटाबेसेस में से मोंगोडीबी नो एसक्यूएल के केस में और एसक्यूएल के केस में आपको पोस्टग्रो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल की नॉलेज तो आपके लिए कंपलसरी अगर आप बैक एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगेन ये डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे। अगर आपको क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है कि मुझे मोंगोडीबी चाहिए और आपके पास मोंगोडीबी की स्किल्स नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो किसी और डेवलपर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पोस्टग्रो एसक्यूएल
और अब मोंगोडीबी से स्टार्ट लें, ठीक है। पोस्टग्रेसक्यूएल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ओरेकल का प्रोडक्ट है, काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड डेटाबेस है और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ओपन सोर्स्ड है। और इसी तरीके से हमारे पास मोंगोडीबी है जो कि अगेन ओपन सोर्स डेटाबेस है और नो एसक्यूएल डेटाबेस है, और बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो इसकी डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो आप जो है ना, एक्सक्लूडिंग द फ्रेमवर्क और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगेन ये किसी में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, ना ही किसी फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, बल्कि उससे हटकर आपको, आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर आप बैकएंड लिख रहे हों, तो आपको ये इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना लाजमी है, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी जो साइड है वो स्विच करते हैं और अब हम चलते हैं नेस्ट जेएस की तरफ के उन डेवलपर्स के लिए जो नेस्ट जेएस को बहुत एज सून एज पॉसिबल जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सिनेरियोज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ऑब्वियस ही बात है, आपको नेस्ट जेएस के कॉन्टेक्स्ट में आपको जावास्क्रिप्ट के तमाम फंडामेंटल्स आने चाहिए, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही अंडर द हुड जो है वो कंपाइल हो रही होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको जो है ना वो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट जो है वो इसलिए आपको होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, टाइप स्क्रिप्ट एक किस्म का कंपाइलर है जो एट द एंड कंपाइल होकर जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो क्योंकि नेस्ट ने टाइप स्क्रिप्ट को ही टारगेट किया हुआ है, तो टाइप स्क्रिप्ट आपको इसमें टाइप स्क्रिप्ट की बेसिक सिंटैक्स और बेसिक टाइप्स आपको यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। और आपको उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आप नेस्ट जेएस को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों का मेन क्वेश्चन ये होगा कि सर जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद फिर टाइप स्क्रिप्ट को भी सीखें, तो टाइप स्क्रिप्ट को सीखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर एक सीरीज़ बना दूँ अपने चैनल के ऊपर जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरे पास जो वीडियोज़ आ रही होंगी वो टाइप स्क्रिप्ट की सीरीज़ की बेस पे आ रही होंगी, और इसी के साथ साथ हम बेसिकली जो नेस्ट जेएस के अंदर जो वेब सॉकेट्स हैं, आप लोग उसकी भी डिमांड कर रहे थे, तो हम उसको भी कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसी पॉइंट पे आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए और आपको टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आपको थोड़ी सी जो है वो नोड जेएस की नॉलेज भी होनी चाहिए अगर आप नेस्ट जेएस के साथ डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब नोड जेएस बेसिकली कोई भी डिफरेंट चीज़ नहीं है, अब बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक रन टाइम है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो आपको नोड जेएस की ज़रूरत पड़ेगी। ये समझ लें कि नोड जेएस बेसिकली एक किस्म की मशीन है जो जावास्क्रिप्ट को जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करती है, ठीक है। विदाउट नोड जेएस आप जावास्क्रिप्ट को अपने कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने का एक और तरीका होता है वेब ब्राउज़र, लेकिन वेब ब्राउज़र को ऑब्वियसली बात है हम फ्रंट एंड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउज़र का बैक एंड एप्लीकेशन से कोई भी ताल्लुक नहीं होता। तो इस पॉइंट पर बेसिकली जो नेस्ट को सीखने का तरीका बेसिकली ये है कि आपको ये चीज़ें तो आपको बेसिकली आनी ही चाहिए, उसी के साथ साथ आपको बेसिकली जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए, टाइपस्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए और नोड जेएस के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और ख़ासतौर पर जो नोड जेएस का जो पैकेज मैनेजर है npm, उसके बारे में भी आपको नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का मेन क्वेश्चन होगा सर ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इसको जो है वो किस तरीके से कवर करें। तो मेरी सजेशन आपको ये होगी, गो ऑन यूट्यूब, सर्च मोर वीडियोस। मुझे जैसे ही टाइम मिलता रहेगा मैं जो है ऐसा ऐसा करके इनमें से जो जो टॉपिक्स हैं उनको सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आपको चीज़ें जो है वो और भी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग के नेस्ट जेएस के साथ, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि हम कैसे स्टार्ट लें और कैसे आगे फर्दर डेवलपमेंट करें, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप जितना लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मैं आप लोगों को जो है आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।